एक कलेक्टर साहब छुट्टी पे अपने घर आए हुए थे। सादे कपड़ों में एक ऑटो रिक्शा में बैठकर वो कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक चेक पोस्ट पर पुलिस कर्मी ने ऑटो रिक्शा को रोक लिया। पुलिस ने ऑटो चालक से गाड़ी के कागज की मांग की और कमी निकालते हुए रिश्वत की मांग शुरू कर दी। पुलिस वाले ने कहा कि तुम्हारे वाहन का इंश्योरेंस नहीं है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, चालान तो कटेगा ही। ऑटो चालक हाथ जोड़ के बोला, साहब मुझसे गलती हो गई, कागज तो मेरे पास है, लेकिन आज मैं घर पे छोड़ के चला आया हूँ। मैं कल आऊंगा तो कल आपको दिखा दूंगा, कृपया आज मुझको माफ कर दीजिए। तो पुलिस कर्मी ने सख्ती से कहा कि चालान तो कटेगा, अगर हाँ चालान नहीं कटवाना चाहते तो तुम 1000 रुपए दे दो। यह सुनकर पीछे बैठे कलेक्टर साहब चुपचाप ये सारा नजारा देख रहे थे। ऑटो रिक्शा वाला पूरे विनम्रता के साथ कहता है, साहब अभी तो मैं घर से निकला हूँ, दिन की शुरुआत ही हुई है, मेरे पास कहाँ पैसे हैं, कोई पैसे नहीं है मेरे पास, अभी तक मैं तो सिर्फ 100 रुपए कमाया हूँ, मैं आपको कहाँ से पैसा दूँ। तो पुलिस कर्मी तंज कसते हुए जवाब देता है, तो तुमने तो कल तो कमाया है, तो वो पैसा कहाँ गया, उन्हीं पैसों में से दे दो। तो ऑटो चालक ने निराश स्वर में कहा कि साहब वो पैसे तो कल ही खर्च हो गए, मेरे पास तो सच में पैसे नहीं है, आप मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं अपनी पूरे कागजात साथ ही रखूंगा। ये पूरी वारदात ऑटो में बैठे कलेक्टर साहब चुपचाप देख और सुन रहे थे। जब पुलिस कर्मी ऑटो रिक्शा वाले से रौब दिखाने और डराने की कोशिश करने लगा तो कलेक्टर साहब उसकी हरकतों पर ध्यान देने लगे। पुलिस कर्मी ऑटो वाले से उल्टा सीधा बोलने लगता है तो कलेक्टर साहब को गुस्सा आता है। तो कलेक्टर साहब पुलिस वाले से पूछते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पे किसने लगाई है और तुम्हें चालान काटने का अधिकार किसने दिया है, ये कोई तरीका है कि तुम किसी से इस तरीके से बात करते हो। दोस्तों वो बाई द वे वो पुलिस कर्मी ये समझता नहीं है कि ऑटो में बैठा वो शख्स कौन है। उस समय वो कलेक्टर साहब थे, वो शर्ट पैंट और चप्पल पहने हुए थे और नॉर्मल कपड़ों में अपने दोस्त से मिलने के लिए सिविल ड्रेस में निकले थे। दोस्तों पुलिस वालों को ये लगा कि ये कोई आम आदमी है जो उनसे इस तरीके से सवाल जवाब कर रहा है। अब दोस्तों पुलिस वाला कलेक्टर साहब से गाली गलौज में बात करने लगा, गाली देने लगा उनको, उनका कॉलर पकड़कर ऑटो से बाहर निकाला। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो पुलिस वाले के साथ हुआ वह आप सोच भी नहीं सकते। जब आप ये पूरी कहानी को जानेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। अब दोस्तों वह पुलिस वाला कलेक्टर साहब को गिरफ्तार करके और ऑटो वाले को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेके जाता है, लेकिन फिर भी कलेक्टर साहब अपनी पहचान नहीं बताते और ये भी नहीं कहते कि वो कलेक्टर हैं। लेकिन दोस्तों उस रात क्या हुआ कि वो पूरे थाने में हंगामा मच गया और जो ऑटो वाला था उसके भी पैर तले से जमीन खिसक गई और साथ ही उस सिपाही के साथ जो उन दोनों को गिरफ्तार करके लाया था कुछ ऐसा हुआ कि जिसे सुनकर आप भी सच में हैरान हो जाएंगे। दोस्तों ये घटना बेहद दिलचस्प है, आइए इस वीडियो के माध्यम से पूरी सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये बस एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। दोस्तों ये सच्ची घटना राजस्थान के एक छोटे से गाँव की है। जो कलेक्टर साहब थे उनका नाम अभय प्रताप सिंह था। अभय प्रताप अपने माता पिता के एक लौते बेटे थे। उनकी जिंदगी बचपन से ही संघर्षों से भरी रही। आज से 10 साल पहले उनकी हालत बिल्कुल ही अलग थी। उस समय कलेक्टर साहब अपने पिता के साथ सब्जी मंडी में सब्जी बेचने जाया करते थे। दिन भर मेहनत करने के बाद वो लोग मुश्किल से 200 या 400 रुपए कमा पाते थे। इन्हीं पैसों से वो पढ़ाई का अपने खर्च उठाते थे और अपने माता पिता और पूरे परिवार को भरण पोषण इसी पैसे से करते थे। उनकी यह मेहनत और संघर्ष ही उनकी सफलता की नींव बनी। दोस्तों उन दिनों कलेक्टर साहब अपनी जिंदगी से हार चुके थे। वह चाहते थे कि वो अपने जिंदगी में एक बेहतर इंसान बने ताकि उन्हें किसी के सामने कुछ मांगने के लिए कुछ लेने के लिए झुकना न पड़े। अक्सर लोग उनका मजाक ही उड़ाया करते थे, उनको गालियां देकर और अपमानजनक बातें करके चले जाते थे और वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। यही अपमान और निराशा ने उनकी जिंदगी बदलने की आशा दी। कलेक्टर साहब जिनका नाम अभय प्रताप सिंह था उन्होंने अपना गांव परिवार छोड़ दिल्ली चले गए। वहां जाकर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। उन्होंने अगले 4-5 सालों तक दिन रात मेहनत की, पूरे लगन से पढ़ाई की। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और वह एक कलेक्टर बन गए। जब यह बात
उनके माता पिता को पता चला कि उनका बेटा अब डीएम बन गया है तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अभय प्रताप सिंह अपने ये खुशी को बांटना चाहते थे अपने माता पिता के साथ, क्योंकि उनके माता पिता ने उनके लिए कई मन्नतें मांगी थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपने बेटे के पढ़ाई पर खर्च कर दी थी और अपना सब कुछ निछावर कर दिया था। इसीलिए अभय ने सोचा वह ट्रेनिंग जाने से पहले वो पहले अपने घर पे माता पिता से मिले और उनके साथ मिलकर पूजा पाठ करवाएं ताकि उनका मन्नतें पूरी हो जाए और सारी चीजें एकदम सही तरीके से हो जाए। अब दोस्तों कलेक्टर साहब अपने घर लौटने की तैयारी करते हैं। अब यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। कलेक्टर साहब अपने माता पिता से मिलने के लिए दिल्ली से अपने गांव लौट आते हैं। दोस्तों जब कलेक्टर साहब ने अपने यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अपना गांव छोड़ा था तब से वो कभी भी अपने घर नहीं आए थे। इस बार जब घर लौटते हैं तब गांव में पूरा खुशी का माहौल हो जाता है। हर किसी के चेहरे पे गर्व नजर आता है और गांव के सभी लोग मिठाइयाँ बांटते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं कि उनका लड़का अब कलेक्टर बन गया है, डीएम बन गया है। तो कलेक्टर साहब अपने माता पिता के साथ 2-4 दिन तक रहते हैं। वह अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं और उनके संघर्षों के याद करते हैं। इसी बीच उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा बाजार से मेरी दवाई लेते आना, मेरी दवाई अब खत्म हो गई है। तो कलेक्टर साहब जवाब देते हैं कि ठीक है पिताजी, मैं शाम को बाजार जाऊंगा और दवाई लेते आऊंगा। यह कहकर वो घर से निकल जाते हैं और यहीं से एक कहानी एक नई मोड़ लेती है। और दोस्तों उस समय कलेक्टर साहब के पास एक भी गाड़ी नहीं थी, क्योंकि उनकी नई नई ज्वाइनिंग हुई थी और दिल्ली में पढ़ाई करने के दौरान उनकी निजी एक भी गाड़ी नहीं थी और उनके पिताजी भी मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान थे, तो इसीलिए वो गाड़ी की जरूरत नहीं समझते थे। तो कलेक्टर साहब पैदल ही घर से निकल जाते हैं और गाँव के रास्ते से गुजरते हुए जाते हैं। तभी बीच रास्ते में उनके पुराने मित्र का फोन आता है। यह मित्र पहले उसी गांव में रहा करता था और कलेक्टर साहब का पड़ोसी भी था, लेकिन उसके पिताजी सरकारी नौकरी में थे तो इसीलिए वो शहर में जमीन खरीद कर वो घर बना लिए। पूरे परिवार के साथ वो शहर में शिफ्ट हो गए। मित्र से बात करते हुए कलेक्टर साहब मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं तो उनका मित्र कहता है कि ठीक है तो तुम मेरे घर आ जाओ, यहीं मिलकर मुलाकात भी कर लेंगे और आराम से बातचीत भी करेंगे। वह ये भी बताता है कि वो अपने मम्मी को बताया है कि तुम कलेक्टर बन गए हो। यह सुनकर उसकी मम्मी भी खुश हो गई और बोली कि उसको घर पे बुलाओ। यह सुनकर कलेक्टर साहब सहमत हो जाते हैं और अपने मित्र के घर पे जाने का फैसला करते हैं। लेकिन दोस्तों वो नहीं जानते थे कि यह मुलाकात उनकी जिंदगी का एक नया मोड़ देने वाली है। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है थोड़ा समय लगेगा क्योंकि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मैं ऑटो से आ रहा हूँ, थोड़ा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे घर पे पहुंच जाऊंगा। इसके बाद कलेक्टर साहब अपने गांव से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और रास्ते में उनको एक ऑटो रिक्शा वाला मिल जाता है। वह ऑटो में बैठ जाते हैं और गांव से शहर की तरफ जाने लगते हैं। दोस्तों उस समय कलेक्टर साहब पूरी तरीके से सिविल ड्रेस में थे। दोस्तों उन्होंने शर्ट पैंट और साधारण सी चप्पल पहनी हुई थी, क्योंकि वो बाजार जाकर अपने पिताजी के लिए दवाई लेने निकले थे। लेकिन रास्ते में उनके मित्र का फोन आ जाने से उन्होंने सोचा कि शहर जा ही रहे हैं तो उनसे भी मिल लेते हैं। कलेक्टर साहब सोचते हैं कि मित्र है, उससे मिलने में क्या ही औपचारिकता, कपड़े भले साधारण हो क्या फर्क पड़ता है। और वैसे दोस्तों कोई इंसान चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए, जब अपने गांव और घर पे होता है तो उसको साधारण कपड़े और चप्पल में ही उसको सुकून और चैन मिलता है। उसी सादगी में उसकी चैन और सुकून छिपे होते हैं। तभी ऑटो रिक्शा शहर की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन दोस्तों इसी सफर के दौरान कुछ ऐसा होता है जिससे कहानी अचानक एक रोमांचक मोड़ लेती है। बीच रास्ते में ऑटो रिक्शा वाला अचानक से ऑटो रोक देता है और कलेक्टर साहब से कहता है कि भैया थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, आगे चेक पोस्ट है, वहाँ पे चेक इन हो रही है, अगर मैं अभी जाऊंगा तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे और फालतू में मेरे से पैसा मांगेंगे। तो कलेक्टर साहब पूछते हैं कि अरे ऐसा क्यों, तुम्हारे पास ऑटो के कागज है
ना? तो ऑटो वाला जवाब देता है कि हाँ भैया, मेरे पास कागज पूरे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये लोग बिना वजह चालान काट देते हैं, कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं और जबरन पैसे ले लेते हैं। यह सुनकर कलेक्टर साहब नाराज होते हैं और कहते हैं कि अच्छा ठीक है। तो वह कहते हैं कि चलो मेरे साथ और देखते हैं कि कैसे वो तुमको रोकते हैं और कैसे तुमसे पैसा ले मांगते हैं। लेकिन ऑटो वाला कहता है कि भैया ऐसा मत करो, मैं कई बार इनसे पकड़ा गया हूँ, ये लोग मेरी बात सुनते नहीं है और उल्टा मुझको डरा धमका कर पैसे उसील लेते हैं। तो कलेक्टर साहब थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा। दोस्तों, कलेक्टर साहब को अभी भी यह अंदाजा नहीं था कि चेक पोस्ट पर कुछ ऐसा होगा कि उनकी जिंदगी को एक अलग मोड़ देने वाला है। तो ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि भैया, ये लोग तो मेरी कोई न कोई नुक्स निकाल ही लेते हैं, चाहे मेरी कागज सही हो फिर भी ये लोग मुझको पकड़कर पैसा वसूल कर लेते हैं। कलेक्टर साहब उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि अरे यार, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं, अगर तुम्हारे पास पूरे कागज सही हैं तो तुमको डरने की जरूरत ही नहीं है, अगर तुमने कोई गलत काम किया ही नहीं है तो तुमसे पैसा क्यों लेंगे। यह सुनकर ऑटो वाला गुस्से में आ जाता है। ऑटो वाला कहता है कि देखिए भैया, अगर आपको इतनी जल्दी है तो आप कोई दूसरी गाड़ी पकड़ के चली जाइए, क्योंकि मुझको पता है कि मैं अभी आगे गया तो ये लोग मुझको कैसे न कैसे करके फंसा लेंगे, अगर मुझको ये फंसा लेंगे तो पैसा देना ही पड़ेगा, और सच कहूँ तो अभी मेरे पास पैसा भी नहीं है। ऑटो वाले की ये बात सुनकर कलेक्टर साहब सोच में पड़ जाते हैं। वह समझ जाते हैं कि ऑटो वाला अपने अनुभव के अनुसार बात कर रहा है और उसका डर वास्तविक है, और कलेक्टर साहब शांत होकर उसको अपने पास बुलाते हैं और समझाते हैं कि देखो, अब तुम परेशान मत हो, अगर तुम्हारे पास सारे कागजात सही हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस का लाइसेंस, इंश्योरेंस अगर तुम्हारे पास सही है तो तुम क्यों डरते हो। यह तुम्हारा अधिकार है कि तुम पुलिस से पूछो कि तुम्हारे से पैसे क्यों मांग रहे हैं, अगर तुमने कोई गलती की ही नहीं है तो तुमको पैसा देने की जरूरत ही नहीं है, पुलिस वाले तुमसे बेवजह पैसा नहीं ले सकते। कलेक्टर साहब की ये बात सुनकर ऑटो वाला थोड़ा शांत होता है, लेकिन उसके चेहरे पे अभी भी डर और संकोच साफ साफ झलक रहा था। लेकिन दोस्तों, कलेक्टर साहब शायद ही ऑटो वाले को समझा लिए हो, लेकिन उनको नहीं पता था कि आगे अभी क्या होने वाला है उनके साथ। चेक पोस्ट पर उनके सामने कुछ ऐसी स्थिति से होगा जो उनको एकदम से बदल के रख देगी। तब ऑटो वाला झिझकते हुए कहता है कि साहब, कल मैं गाड़ी का सफाई कर रहा था, उसी दौरान अपने गाड़ी के सारे कागज बाहर निकाले थे, लेकिन गलती से वो सारे कागज घर पे ही छूट गए हैं। अगर मैं वहाँ पे जाऊंगा तो वो लोग मुझसे कागज मांगेंगे और मैं कहूंगा कि कागज घर पे है तो चालान काटने के लिए कोई ना कोई बहाना बना ही लेंगे, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये सुनकर कलेक्टर साहब थोड़ा गंभीर हो जाते हैं। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि ये गाड़ी तुम्हारे नाम पे है और कागज भी तुम्हारे घर पे ही है, तुम एकदम सच सच बताना। तो ऑटो वाला कहता है कि हाँ भैया, ये गाड़ी मेरे नाम पे है और 1 ही साल हुए होंगे कि ये गाड़ी मैंने लिया है और इसकी किस्त भी मैं भर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फिर भी ये लोग परेशान करते हैं और पैसा ले लेते हैं। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, चलो अगर तुमसे जितना भी पैसा ये लोग मांगेंगे तो मैं तुमको दूंगा, तुम ये लोग को दे देना, मुझको ये देखना है कि तुमसे ये लोग कितना पैसा मांग सकते हैं। तो ऑटो रिक्शा वाला मजबूर होकर कहता है कि ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन ये लोग जो भी पैसा मांगेंगे वो सारा पैसा मैं नहीं दूंगा, आपको ही देना पड़ेगा। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं दे दूंगा, चलो। अब इस तरीके से जब वो आगे बढ़ते हैं और जब वो बैरियर के पास पहुंचते हैं तो दोस्तों 3-4 कांस्टेबल वहाँ पे खड़े थे और ऑटो वाले को वहाँ पे रोक लिया और साइड में गाड़ी लगाने के लिए कहा। तो ऑटो रिक्शा वाला तुरंत गाड़ी को साइड में लगा देता है। तभी वहाँ पे एक कांस्टेबल आता है और कहता है कि गाड़ी के कागज दिखाओ। तो ऑटो वाला जवाब देता है कि सर, मेरे पास सारे कागजात गाड़ी के ठीक हैं, लेकिन बस एक छोटी सी समस्या है, बस मैं गाड़ी के कागज घर पे ही छोड़ के चला आया हूँ, रोज रोज लेके आता हूँ, लेकिन आज मैं गलती से कागज भूल गया हूँ, आज मैं नहीं लाया हूँ, अगर मैं कभी आया तो आपको दिखा दूंगा। तब दोस्तों पुलिस वाला अपने मोबाइल में कुछ चेक करता है, तब कहता है कि तुम्हारी गाड़ी के पॉल्यूशन नहीं है और तुम्हारा गाड़ी का इंश्योरेंस भी फेल है, तुम्हें तो चालान तो देना ही पड़ेगा। तो ऑटो रिक्शा वाला हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है, साहब मुझको आज छोड़ दीजिए, आइंदा से मैं कभी भी गाड़ी के कागज नहीं भूलूंगा।
मैं आपको कागज दिखा दूंगा, मेरे कागज अभी ठीक हैं, कोई कमी नहीं है। तब पुलिस वाला कहता है तुम मेरी बात मानो, तुम पैसे दे दो और तुमको गाड़ी का चालान भी नहीं काटूंगा, तुमको छोड़ दूंगा। तब ऑटो रिक्शा वाला रोने लगता है और कहता है कि साहब मैं अभी तो कमाने के लिए निकला हूँ, कहाँ से मैं आपको पैसा दे दूँ, अभी तो बस मेरे पास 1 रुपये कमाई हुई है, मैं आपको 1 रुपया कैसे दे दूँ, और मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो मैं पैसा क्यों दूँ। तो पुलिस वाला उसको धमकी देने लगता है और गाली गलौज करने लगता है। तो पुलिस वाला कहता है कि एक तो तुम गलती कर रहे हो, गाड़ी के कागज नहीं दिखा रहे हो और ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। लेकिन दोस्तों कलेक्टर साहब एकदम चुपचाप रिक्शे के पीछे वाले सीट पे बैठे हुए थे और सब कुछ सुन रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। जब पुलिस वाला ऑटो रिक्शा वाले को 2-3 थप्पड़ मार देता है और गाली देने लगता है, तब कलेक्टर साहब उस पुलिस वाले से पूछते हैं कि भाई तुम एक बात बताओ कि तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पे किसने लगाई है और तुमको चालान काटने का अधिकार किसने दिया है, क्योंकि चालान काटने का अधिकार सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का होता है, तुम्हें कौन बोला है कि यहाँ पे चालान काटने के लिए। अब दोस्तों पुलिस वाला तो पहले से ही ऑटो रिक्शा वाले के साथ गुस्से में था और उसका दिमाग खराब था, तो उसको लगता था कि ये साधारण सा कोई आदमी है जो शहर में जा रहा है और शायद शहर से वापस आ रहा है। तो यही सोचकर पुलिस वाला कलेक्टर साहब के कॉलर पकड़ के रिक्शे से बाहर निकाल देता है। वह उनको धमकी देता है कि तुमसे क्या मतलब है, तुमसे क्या मतलब है, तुमको कहाँ जहाँ काम करना है, जहाँ जाना है जाओ, मैं इससे बात कर रहा हूँ, बीच में तुमको बोलने की क्या जरूरत है। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि अगर तुमको वर्दी मिल गई है तो जो तुम चाहोगे वही करोगे, जिसको मारने का मन करेगा उसको मार दोगे, जिसको पैसा वसूलने का मन करेगा पैसा वसूल लोगे, यही वर्दी का मतलब है। यह सब सुनने के बाद पुलिस वाले को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो पुलिस वाला कलेक्टर साहब को गिरफ्तार कर लेता है और कहता है कि यहाँ पर तुमको नहीं समझाऊं तो तुमको थाने पर समझाऊंगा। कलेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है चलो तुम्हारे साथ मैं भी थाने पे चलता हूँ कि देखता हूँ कि वहाँ पर तुम मुझको क्या समझाओगे। तो पुलिस वाला ऑटो रिक्शा वाले को और कलेक्टर साहब को दोनों को गिरफ्तार करके वे दोनों पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। और जैसे ही पुलिस स्टेशन पे कलेक्टर साहब पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक सिपाही उनको पहचान लेता है, तुरंत उनके पास जाकर सैल्यूट करने लगता है और सिपाही कलेक्टर साहब से कहता है कि साहब आप यहाँ पे कैसे आ गए और इनके साथ आप क्या कर रहे हैं, ये कैसे गिरफ्तार हो गए, क्या मतलब हुआ है कि आप कुछ बताइए। कलेक्टर साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अरे नहीं कुछ कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। तो सिपाही थोड़ी देर तक चुप रहता है और कलेक्टर साहब की स्थिति को देखकर वो कुछ नहीं पूछता, लेकिन उसका चेहरा साफ बता रहा था कि उसको कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये सब कैसे हो गया, अभी थोड़ी देर में सारी गलतफहमी दूर हो गई। दोस्तों वो कांस्टेबल सैल्यूट करके वो साइड में हो जाता है और जब पुलिस वाला उनको देखता है कि थाने का ही कांस्टेबल उनको सैल्यूट कर रहा है, उनको साहब कह रहा है और पूछ रहा है साहब आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उस समय तक उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ ये क्या हो रहा है और ऑटो रिक्शा वाला भी कुछ समझ में नहीं पा रहा था कि आखिरकार वहाँ पे क्या हो रहा है। और तभी कलेक्टर साहब थाने में मौजूद सभी सिपाहियों को एक साथ बुलाते हैं, आप लोग अपने इस शहर में इस तरीके से काम करेंगे तो बताइए आम जनता पुलिस वाले से क्या उम्मीद रखेगी। तो कलेक्टर साहब गुस्से में कहते हैं कि शायद आप ही कुछ पुलिस वाले के चलते पूरी पुलिस बदनाम है, इस ऑटो रिक्शा वाले की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन आप फिर भी इससे 1000 रुपए मांग रहे थे। यह पूरी दिन मेहनत करेगा तो इसको 100 रुपए मिलेंगे या फिर नहीं इसको भी नहीं पता है, लेकिन आप कोई बिना कुछ किए इससे 1000 रुपए चुटकी में निकाल लेंगे और अपने पॉकेट में रख लेंगे। क्या आपको ड्यूटी के दौरान यही सिखाया गया है। तो फिर कलेक्टर साहब उस सिपाही से कहते हैं अगर मैं इस ऑटो रिक्शा वाले के पास नहीं बैठा हो, अगर मैं इस पोस्ट पे नौकरी नहीं करता, ये सारी चीजें मुझको नहीं पता होती, आप लोग इसके साथ साथ फंसाकर मुझे भी जेल में डाल देते, मुझे भी जेल में डाल देते, तब मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती और मैं भी नहीं जानता कि आप लोग कितने लोगों के साथ ये सब हरकतें करते होंगे। अब दोस्तों वहाँ पे बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा हो जाता है और बहुत सारी इंक्वायरी वहाँ पे बैठ जाती है, कई सारी कार्रवाई होती है और फिलहाल वहाँ पे 1-2 दिन तक वहाँ के सारे स्टाफ परेशान रहते हैं और सबके बीच में दहशत का माहौल बन जाता है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे कार्रवाई आगे बढ़ती है और अंत में निष्कर्ष निकलता है कि जो पुलिस वाला कलेक्टर साहब से बदतमीजी कर रहा था उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, उसको निलंबित कर दिया जाता है, उसके की सजा उसको मिल जाती है
अब दोस्तों वो पुलिस वाला अपने पड़ोसियों, दोस्तों, रिश्तेदारों से ये श्वास लेता है तो अब सोचता है कि उसको अपने जिंदगी में पैसा कमाने और अपने जिंदगी को सही तरीके से चलाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए और वो लोग अपनी गलतियों के साथ सीख पाएंगे और वो एक बेहतर इंसान बन सकेंगे। तो दोस्तों अगर आप ये घटना सुनने के बाद क्या कहना चाहेंगे वो अपनी बात को कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना, किसी के भावनाओं को आहत करना और किसी के दिल पर चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि मेरा उद्देश्य आपको जागरूक और सचेत करना है। ये पूरे वीडियो को देखने के बाद आपका मन एकदम सचेत हो गया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपकी क्या राय है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।